नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज फिर से एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन में लेके आया हूं। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो मानूंगा कि आप IIT JEE और नीट के लिए बने हो। तो बच्चों बिना समय गंवाए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। जो बच्चे इसका आंसर सही लिख पाए वो बच्चे IIT JEE और नीट के लिए बने हैं। तो बच्चों ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलता है कि in an imaginary atmosphere the air exerts a small force F on any particle in the direction of the particle's motion. A particle of mass m projected upward takes a time t1 in reaching the maximum height and t2 in return journey to the original point. तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से हिंदी में समझाता हूँ। तो एक पार्टिकल है ना, पार्टिकल जो पार्टिकल है वो बच्चों जिस पार्टिकल की डायरेक्शन होता है उसी पार्टिकल की डायरेक्शन में एक जो एटमॉस्फेरिक फोर्स है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो पहले पार्टिकल देखो, मैंने यहाँ पे बच्चों पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। पार्टिकल नीचे आ रहा है तो एक फोर्स नीचे लग रहा है। और बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगेगी ग्राउंड के सेंटर में, है ना। तो ठीक है, अब ये कह रहा है जब पार्टिकल ऊपर गया तो उसे ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, t1 लगा, है ना। अब वो पार्टिकल जब नीचे आएगा उसी पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हुआ है उसको नीचे आने में टाइम t2 लगा है। तो अब बताओ t1 बड़ा है t2 बड़ा है? तो बढ़िया, ठीक है, अब देख लेंगे t1 बड़ा है t2 बड़ा है। ठीक है बच्चों, अब समझिए मैं इसका एक अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ। पहले पार्टिकल यहाँ था, है ना, वो पार्टिकल फिर यहाँ गया, उसके बाद ये पार्टिकल फिर सेकंड जर्नी में पार्टिकल यहाँ था और उसके बाद ये पार्टिकल कुछ वापस यहाँ आ गया है। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है कि भैया बताओ ऊपर देखो बच्चों, अगर केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता जी, है ना, हमें पता है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना, जो उसकी ऊपर जाने की जर्नी होती है वो उतना ही टाइम लेती है उसको नीचे आने की जर्नी में, है ना। तो टाइम बेसिकली सिमेट्रिक होता है, मतलब जितने टाइम उसे ऊपर लगता है उतना ही टाइम उसे नीचे लगता है। लेकिन कब जब केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जी लगता है। लेकिन इस बार तो भैया जी अलग है। और कैसे अलग है? ऐसे अलग है बच्चों। टोटल पार्टिकल का मास अगर m है तो जो एक्सेलरेशन लग रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कारण, तो क्या लग रहा है, F/m। तो इस बार F/m एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है और इस बार F/m एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। तो बच्चों इस बार जो G इफेक्टिव होगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक इफेक्टिव इनिशियल G तो है ड्यू टू अर्थ सेंटर, अर्थ के मास के कारण एक G लग रहा है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर लग रहा है जिसकी वजह से जो नेट एक्सेलरेशन है ऊपर जाते समय डिफरेंट है और नीचे जाते समय डिफरेंट है। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, यहाँ G के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नेट है वो G माइनस F/m है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेट कितना है बच्चों, G माइनस है प्लस है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना बच्चों, इसलिए G प्लस F/m है। तो इस बार यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा है ना। यहाँ मतलब मोर एक्सेलरेशन है, यहाँ लेस एक्सेलरेशन है। अगर लेस एक्सेलरेशन है तो बच्चों हमें पता है ना बच्चों कि फाइनल हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन कम है ना बच्चों, तो ये y की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है बच्चों, y सेम है ना, यहाँ पे y सेम है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो समझिए जब यहाँ से फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, है ना, क्योंकि एक इनिशियल वेलोसिटी तो u दिया ही होगा तभी वो ऊपर गया है। ठीक है बच्चों, सो फाइनल वेलोसिटी इसने कितना रीच की, फाइनल डिस्टेंस, फाइनल डिस्प्लेसमेंट g। सो यहाँ पर लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh लगा देंगे बच्चों। और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसके बाद माइनस 2, तो जो g होगा वो g माइनस F/m होगा। और उसके बाद h जो कि इसने एक डिस्प्लेसमेंट जो इसने टोटल हाइट रीच की, और फाइनल वेलोसिटी 0 इसलिए की क्योंकि कोई भी पार्टिकल टॉप पॉइंट में पहुंच के हमेशा वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है।
तो यहां से बच्चों यहां से u स्क्वायर इक्वल टू 2gf माइनस m h है ना, और यहां से h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई 2 टाइम्स g माइनस f बाई m मल्टीप्लाई, या ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहां पे हम टाइम कैसे निकालेंगे, तो ये y इक्वल टू ut1 माइनस हाफ g माइनस f बाई m t1 का स्क्वायर है ना। तो यहां से हम h डालेंगे, यहां पे h की वैल्यू जो कि u स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स g माइनस f बाई m। ठीक है बच्चों, इक्वल टू ut1 माइनस हाफ जी एफ बाई एम t1 का स्क्वायर। तो बच्चों थोड़ा बड़ा पड़ेगा ये क्वेश्चन, अगर हम ऐसे निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी t1 की, फिर से t2 निकालेंगे, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हम ऐसे नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, और ऐसे हमें करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि भैया ये सही तरीका नहीं है करने का। हम मैथमेटिकली हम सबको सॉल्व कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमने तो देख लिया भैया ऐसे से तो हमें सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ से t1 निकालेंगे और उसी तरह से हम t2 निकाल लेंगे और हम कंपेयर कर लेंगे। बट इसका एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि भैया यहाँ से पार्टिकल ऊपर गया है ना, उसका जो a नेट है यहाँ पे कम है ना, इसका a नेट कम है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है। तो अगर मानता हूँ मैं कि भैया ओवरऑल अगर सिमेट्रिक होता तो भैया बराबर टाइम लेता, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन कम है ना, एक्सेलरेशन कम है तो उसको मतलब जब ज़्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है तो जल्दी पहुंचेगा, तो मतलब ये टाइम t2 छोटा हो जाएगा, है ना बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़्यादा तेजी से हो रहा है ना बच्चों, एक्सेलरेशन ज़्यादा तेजी से होता है तो टाइम कम हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है तो टाइम t1 ज़्यादा हो जाएगा। और ये कैसे होता है, मैंने ऐसा क्यों बोला कि भैया टाइम ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम है, तो ये इस फॉर्मूले से बोला, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u है ना माइनस gt, अगर ऊपर जाता है और नीचे आता है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस gt, है ना यहाँ पे बच्चों। अब देखो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा मतलब फाइनल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है अगर सिमेट्रिकल होता। तो यहाँ से अगर u कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो g जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है बच्चों, सो मतलब अगर g ज़्यादा है टाइम कम लेगा, तो इसीलिए अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है, नीचे तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बच्चों टाइम कम लेगा, और वो ऊपर धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा है तो टाइम ज़्यादा लेगा। इसलिए हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि भैया t1 ज़्यादा होगा t2 कम होगा, और भैया इंटेलिजेंट बच्चे सीधे आंसर बी मार्क करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो बच्चों आप इसको t1 t2 सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो, बहुत बड़ा पड़ जाएगा, कर सकते हो बट बहुत बड़ा पड़ जाएगा, है ना। लेकिन मैं एक बहुत बढ़िया सिंपल तरीका है कि भैया सीधे इंट्यूटिवली आप बता दो कि भैया t1 जो होगा हमेशा t2 से बड़ा होगा, क्योंकि t1 के टाइम पे एक्सेलरेशन कम है और t2 के टाइम पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है। वो कोई ज़्यादा तेजी से एक्सेलरेट करके पहुंचेगा, है ना, बहुत ज़्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगा, तो ऑफकोर्स जल्दी पहुंच जाएगा ना, और जल्दी पहुंच जाएंगे मतलब टाइम कम लेगा, और वो धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा है तो भैया वो ज़्यादा टाइम लेगा। बस इसी इंट्यूशन पे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो और आंसर बी करके आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल भी किसी के उसमें नहीं आना है मतलब भैया पूरा सॉल्व करके बताओ, नहीं, हम फिजिक्स को फील करते हैं, जो फिजिक्स फील करता है वो आंसर सीधे डायरेक्टली लिखता है। तो जो बच्चे फिजिक्स बाय विक्की सर पे फॉलो कर रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली मार्क कर पाएंगे। तो बच्चों मिलता हूं मैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।